ओह, अजी आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि घर में मरम्मत करा दीजिए। बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में टूटी हुई ये दीवारें, घर में ठंडी ठंडी हवा आती है। मैंने मलबा तो भरवाया था इसमें संगीता, लेकिन अब ये घर पुराना हो गया है और जगह जगह पर इसमें इतने छेद हो जाते हैं, तो मैं क्या ही करूं। हाँ भाभी, कल मैंने भी तो गीली मिट्टी से दीवारें लिपी थी, पर वो सूखते ही मिट्टी झड़ गई। अब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि हम इस घर में गुजारा कैसे करेंगे। ठंड की वजह से चारों बहुओं की हालत खराब। संगीता, रजनी, प्रिया और मधु सभी एक ही परिवार की बहुएं। वो सभी एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वो बेहद ही गरीब। अब ठंड का मौसम आ चुका था और गरीबी में उनके पास अपना तन ढकने के लिए भी अभी कुछ नहीं था, और ऊपर से उनके कच्चे घर में जगह जगह से काफी हवा आती। ऐसे ही एक रात सभी बहुएं बिना कुछ ओढ़े उस ठंड में कांप रही थी। हे भगवान, थोड़ी सी धूप निकाल देना ताकि हम थोड़ी सी धूप सेक ले और हमें सुकून मिल जाए। बस अब बहुत हुआ। अगर सारी रात हमें ऐसे ही बिना कपड़ों की रजाई और कंबल के कांपते रहे तो एक दिन हमारी लाशें सिकुड़ी हुई मिलेंगी। इसलिए मैं तो चली बाहर से अपने लिए कुछ जुगाड़ करने। अरे रुको रजनी, समय तो देखो, रात के 11 बज रहे हैं। ऐसे में तुम क्या जुगाड़ ढूंढोगी? कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा, और वैसे भी सर्दी में कांपने से अच्छा है कि हम अपने लिए कोई जुगाड़ ढूंढे। ये कहकर रजनी और प्रिया बाहर निकल आई और उनके साथ पीछे पीछे उनके पति भी आ गए। अरे कितनी ठंड हो रही है, सभी तरफ अंधेरा है। ऐसे सर्दी में बाहर भटकने से कोई फायदा नहीं है। मेरी मानो तो अंदर चलो। अब निकल आए हैं तो इतनी आसानी से तो घर नहीं जाएंगे। तभी रजनी और प्रिया कोई जुगाड़ ढूंढती हैं। तभी रजनी की नजर एक बोरी पर जाती है। अरे वाह, मुझे तो मिल गया। क्या मिल गया? ये देखो, जूट की बोरी। इसे ओढ़ने से ठंड कम लगेगी। वो बोरियां लेकर वो अंदर आती हैं। फिर जैसे तैसे वो उन बोरियों में रात बिताते हैं। अगली सुबह वो सभी अपने औजार लेकर गांव के पास वाले जंगल में लकड़ियां काटने चली गई। उस रोज जब वो जंगल में लकड़ियां काटने गई हुई थी, तभी संगीता की नजर एक बड़े से पेड़ पर गई जिसमें बीच में एक बड़ा सा छेद हो रखा था। अरे ये क्या? इस पेड़ में तो कितना बड़ा छेद है। हाँ, हम जंगल में कई बार लकड़ियां काटने आते हैं, लेकिन हमने कभी इन लकड़ियों पर ध्यान ही नहीं दिया। कितनी अजीब बात है ना। इस पेड़ के बीच में ये छेद इतना बड़ा है कि हम चाहे तो इसी को थोड़ा और बड़ा करके इसको आने जाने का रास्ता बनाकर रहने के लिए अपना घर भी बना सकते हैं। पता है, मैंने सुना है कि कई लोग जब घूमने आते हैं तो वो तो पेड़ में बने घरों में रुकने के पैसे भी देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ट्री हाउस। हाँ, यही बोलते हैं। और यकीनन इसके अंदर हमें ठंड भी नहीं लगेगी। प्रिया ये सब बोले जा रही थी कि तभी बाकी सभी बहुएं उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। अरे मेरा मतलब है, मैं तो इस पेड़ का आकार देखकर बोल रही थी। तुमने कुछ गलत नहीं कहा प्रिया। हम चाहे तो ये काम कर सकते हैं, मतलब पेड़ों के अंदर ही अपने रहने की जगह बना सकते हैं। अगर हम जुगाड़ लगाएं तो ठंड से बचने के लिए इन पेड़ों को ही हम अपने रहने की जगह बनाएंगे। सही कहा, और हमारा बिना खर्चे का घर भी बन जाएगा। उन सभी ने घर आकर अपने पतियों से इस बारे में बात की। ये तुम सब कैसी बेतुकी बात कर रही हो? अगर किसी को पता चला हम उस पेड़ में रह रहे हैं तो पता है बात कितनी बढ़ सकती है। बिल्कुल सही कहा, ऐसा नहीं होगा। अरे तो आप लोग क्यों घबरा रहे हो? वैसे भी वो जंगल गांव से थोड़ी दूरी पर है। वहाँ कोई आता जाता भी नहीं है सिवाय हम बहुओं के। यकीन मानिए वहाँ पर कोई नहीं था, और हमारे लिए इस वक्त ये जरूरी है कि हम सब खुद को ठंड से कैसे बचाएं। आखिर उन सब की बात उनके पतियों को सही लगी। अब उन सब ने उनकी बात मान ली और अब एक साथ सभी बहुओं और उनके पतियों ने काम करना शुरू कर दिया। रजनी ने सबको समझाया, अब हम इस पेड़ के अंदर जाकर अंदर रहने के लिए घर बनाएंगे, साथ ही इसमें दरवाजा भी बनाएंगे। पेड़ काफी बड़े हैं तो इनमें आसानी से आने जाने के लिए रास्ते बन जाएंगे। उन सब ने पहले दरवाजे बनाए, जिसके बाद वो उसके अंदर गए और अंदर जाकर उस पेड़ को सही से अपने मुताबिक रहने के लिए बड़ा सा कमरा बना लिया। साथ ही एक छोटी सी रसोई भी बना ली। इतने लोगों के एक साथ काम करने से जल्दी काम खत्म हो गया। उन सब ने बहुत ही सुंदर पेड़ का घर बनाकर तैयार कर लिया। कितना सुंदर लग रहा है ना हमारा ये पेड़ घर। अब रात भी हो गई है तो इस जंगल में यूं बाहर भटकना खतरे से खाली नहीं है। चलिए अब सब अंदर अपने पेड़ों के घर में चलते हैं। शाम ढलते ही जंगल में जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी। फिर वो सभी अपने पेड़ वाले घरों में चले गए। अपने उस टूटे हुए घर में हमें जितनी सर्दी लगती थी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ हमें कितना आराम है। बिल्कुल सही कहा, यहाँ बड़ा आराम है। उस पेड़ के घर में अब उन्हें ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन कहते हैं अगर किसी चीज के फायदे हैं तो उसका नुकसान भी है। अगली सुबह उन जुगाड़ू बहुओं को कुछ मुसीबतें भी झेलनी पड़ी। मैंने ये कपड़े नदी पर धोए हैं। हम सबके कपड़े कल काम करते हुए गंदे हो गए थे ना, लेकिन अब मैं इन्हें सुखाऊं कहाँ? कितना पानी टपक रहा है। गांव में तो हम आंगन में रस्सी पर सुखा देते थे, लेकिन अब इन्हें कहाँ सुखाऊं?
आप क्यों परेशान होती है जेठानी जी, इसका भी जुगाड़ है मेरे पास। हम इन कपड़ों को इन टहनियों पर सुखा देंगे। अब उन्होंने अपने कपड़े रस्सियों पर सुखा दिए। फिर जंगल से थोड़ी मिट्टी खोदकर उनसे उन्होंने जुगाड़ वाला चूल्हा बनाकर तैयार कर लिया और पेड़ की लकड़ियां काट कर चूल्हा जला लिया। वैसे जंगल की जिंदगी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन ये सब में कितना मजा आ रहा है। लेकिन एक कमी है, मुझे ना अभी चाय पीने का मन कर रहा है, लेकिन अब इस जंगल में चाय पत्ती कहाँ से लाएं? उसका भी जुगाड़ है। तुम गांव से थोड़ी चाय पत्ती ले आओ और साथ में चाय पत्ती के बीज भी लाकर इस जंगल में बो देना। फिर देखना कुछ ही महीनों में चाय बनकर तैयार हो जाएगी। अब संगीता ने जैसा बोला वैसा ही उसकी देवरानी ने किया और 10 दिन में ही वो उगकर तैयार हो गया। अब वो सब बड़े मजे से ठंड में चाय की चुस्की का भी आनंद लेते। ऐसे ही एक रोज जब वो अपने पेड़ के घर में बैठकर चाय का मजा ले रहे थे। सच में तुम जुगाड़ू बहुओं का कमाल का आइडिया था। देखो तो ठंड से अब हमें कितना आराम है। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब बस 1 महीने की ठंड है और फिर हम वापस अपने गांव चले जाएंगे, लेकिन ये सुनहरे दिन हमें हमेशा याद रहेंगे। उसकी ये बात सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। वो बड़े मजे से अपनी सर्दियों के दिन उस पेड़ में काटते हैं और कोई न कोई जुगाड़ करके हर दिन कुछ नया करते रहते और फिर खुशी खुशी अपनी सर्दियां काटते। जयपुर में रहने वाली ओमवती की 2 बहुएं थीं, कनिका और अर्चना। ओमवती की बड़ी बहू कनिका बड़ी ही शातिर और तेज दिमाग की थी। एक शाम कनिका अपनी सहेली के साथ बिग बाजार जाती है। काफी देर शॉपिंग करने के बाद कनिका की सहेली पायल कहती है, ओ तेरी 8 बज गए। हे भगवान, मेरी सास तो मुझे खा ही जाएगी। कनिका जल्दी कर यार, 8 बज गए, मुझे लेट हो रहा है। घर जाकर अपनी सास के लिए खाना भी बनाना है मैंने। हाँ हाँ चल रही हूँ, पर तू इतना डर क्यों रही है? पहले मुझे इस पर्स की पेमेंट तो करने दे। इतना कहकर पायल और कनिका वहाँ से चल पड़ती है। रास्ते में चलते हुए हल्की बारिश की बूंदें शुरू हो जाती हैं। तभी कनिका पायल से कहती है, अरे क्या हुआ पायल, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कनिका, तेरी आंखें हैं या बटन? तुझे ये बूंदाबांदी नहीं दिख रही? यही तो असली ठंड की शुरुआत है। ठंड शुरू होते ही मेरी सास खुद तो सारी सर्दी रजाई में पड़े पड़े गुजार देगी और ऊपर से तरह तरह की फरमाइशें करती रहेगी। ठंड में सारा दिन काम करते करते मेरी तो हालत खराब हो जाती है। ये तो सच है, सर्दियों में काम करने में हालत तो खराब हो जाती है, लेकिन मुझ पर इन सर्दियों का कोई असर नहीं होता। अच्छा, पर वो कैसे? क्योंकि मेरे पास एक ऐसा रामबाण इलाज है जो हर साल मेरी सर्दी भगा देता है। रियली? तो फिर मुझे भी कुछ टिप्स देना कनिका। फिर कभी फुर्सत में बैठेंगे तब तुझे सारे टिप्स दूंगी। फिलहाल तो तेरा घर आ गया, चल बाय। बाय बाय। फिर कनिका और पायल दोनों अपने अपने घर चली जाती है। अब इसे कैसे बताती कि किस तरह मैं अपनी भोली भाली सास और देवरानी का सर्दियों में खूब फायदा उठाती हूँ। ठंड तो सचमुच में बढ़ गई है। अब मुझे घर पहुंचकर ही अपने प्लान को अंजाम देना होगा। फिर जैसे ही कनिका घर पहुंचती है, वो सर्दी लगने का ड्रामा शुरू कर देती है। अरे बहू, क्या हो गया तुझे? कितना छींक रही है? माँ जी, आपको तो पता ही है ना कि ठंड शुरू होते ही मेरा शरीर फूल की तरह मुरझाने लगता है। मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है। अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं अपने कमरे में जा सकती हूँ? हाँ हाँ, जा बहू, जल्दी से रजाई ओढ़कर बिस्तर में लेट जा, कहीं तुझे ठंड ना जकड़ ले। मैं छोटी बहू को कहकर तेरे लिए चाय भिजवा देती हूँ। वहीं किचन में काम कर रही अर्चना उन दोनों की सारी बातें ध्यान से सुन रही होती है और गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहती है, उफ, हर साल का यही ड्रामा है जेठानी जी का तो। ऊपर से हमारी सासू माँ झट से उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है। अर्चना की शादी पिछले साल सर्दियों में हुई थी। उस वक्त नई बहू का कनिका ने खूब फायदा उठाया और खुद काम चोरी करके सारी सर्दियों में बेचारी अर्चना से खूब काम करवाया। लेकिन अर्चना उन्हीं 3 महीनों में कनिका की काम चोरी जान गई। उफ, एक तो ये ठंडा पानी और ऊपर से इतने सारे बर्तनों का ढेर। मुझे तो लगता है कहीं इनको धोते धोते मैं ही ना निपट जाऊं। तभी ओमवती किचन में आकर अर्चना से कहती है, छोटी बहू, तुम्हारे बर्तन हो जाए तो फिर जल्दी से चाय चढ़ा देना अदरक डालकर। गरम गरम चाय बड़ी बहू को दे देना। और हाँ, अगर चाय बनाई रही हो तो 1 कप मेरे लिए भी बना देना। बेचारी अर्चना बर्तन धोने के बाद उनके लिए चाय बनाती है। अपनी सास को चाय देने के बाद वो अपनी जेठानी के कमरे में चाय लेकर जाती है तो कनिका बिस्तर पर पड़े हुए सेल्फी ले रही थी। ये लीजिए जेठानी जी, गर्मा गर्म चाय। थैंक यू सो मच अर्चना। क्या बताऊं तुम्हें, मेरा सर कितना दुख रहा है। वैसे जेठानी जी, सर दर्द होने पर इंसान का मन सेल्फी खींचने का कहाँ करता है?
तुम कहना क्या चाहती हो अर्चना? मैं क्या ठंड में काम से बचने के लिए बहाने बना रही हूँ? पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आप ही अपनी काम चोरी की बात कर रही हैं। अर्चना उसको काम चोरी के ताने मारते हुए वहां से चली जाती है, लेकिन कनिका पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता। सूरज की पहली किरण के साथ अर्चना जागकर घर का सारा कामकाज करती और रात होने तक लगी रहती। वहीं कनिका बिस्तर पर पड़ी हुई आराम फरमाती रहती। संडे वाले दिन कनिका आराम से सोफे पर बैठे हुए अपनी सास के साथ चुस्कियां ले रही थी। तभी वो अर्चना से कहती है, अर्चना, जरा मेरा रूम तो साफ कर दो, सारा कमरा बिखरा पड़ा है। जेठानी जी, मैं जानती हूँ कि ठंड में आपको आलस जकड़ लेता है, लेकिन अपनी जगह तो जानवर भी साफ करके बैठता है, लेकिन आप तो अपना रूम तक साफ नहीं कर सकती। अर्चना, तुम अच्छे से जानती हो कि मुझसे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। मेरी बॉडी ठंड झेलती है तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ। जैसे ही मैं खड़ी होती हूँ मेरा सर घूमने लगता है। डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने को बोला है। माँ जी, आप इसे कुछ कहती क्यों नहीं? ऐसा कहते हुए कनिका भोली भाली ओमवती के आगे अपने बीमार होने का राग छेड़ने लगती है और रोने लगती है। अरे मेरी बड़ी बहू, तू ठीक तो है ना? और तू छोटी बहू, तू इतना छोटा दिल मत रख। किसी को भी कोई बीमारी बताकर थोड़ी ही आती है। जा बड़ी बहू, तू जाकर आराम कर। और इस तरह एक बार फिर कामचोर बहू बच निकलती है। लेकिन कनिका के रोज रोज के बहानों से तंग आकर अर्चना उसकी सच्चाई सामने लाने का विचार मन में ठान लेती है। उसी शाम अर्चना किसी से फोन पर बात कर रही होती है। क्या सचमुच बिग बाजार में इतनी बड़ी सेल लगी है? सभी ड्रेसेस पर 50% ऑफ और मेकअप में भी भारी डिस्काउंट है। अरे वाह, फिर तो मैं आज ही जाऊंगी शॉपिंग के लिए। तू तैयार हो जा, मैं आती हूँ। ये सुनते ही कनिका फटाफट कमरे से बाहर आती है और अर्चना से पूछती है, क्या बिग बाजार में 50% का डिस्काउंट चल रहा है? ये मजे आ गए। फिर वो जल्दी से अपने पर्स में पैसे डालकर शॉपिंग के लिए निकल जाती है। काफी दूर जाने के बाद उसे पुलिस वाले रोकते हुए कहते हैं, अरे रुक जाओ मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? सर मुझे जाने दीजिए ना। आपको पता है बिग बाजार में ड्रेसेस और मेकअप पर 50% डिस्काउंट चल रहा है। अरे कहाँ का डिस्काउंट मैडम? 3 दिन से कड़ाके की ठंड के कारण जयपुर के सभी मॉल्स, मार्केट्स और दुकानें बंद पड़ी हैं। जाओ 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 जाओ, आप अपने घर जाओ, वापस चलो। ये सुनते ही कनिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे सारा माजरा समझ आ जाता है। वो जल्दी से घर वापस लौट आती है। उधर घर में ओमवती गुस्से में लाल पीली हुए बैठी होती है। कनिका के घर पहुंचते ही अर्चना उसे ताना मारते हुए कहती है, अरे दीदी, आप तो बड़ी जल्दी आ गई। क्या हुआ, साड़ी नहीं मिली क्या? अरे मैं साड़ी लेने थोड़ी ना गई थी, मैं तो ऐसे ही जरा टहलने गई थी। वो क्या है ना, कुछ देर पहले ही डॉक्टर का फोन आया था, उन्होंने ही थोड़ा चलने फिरने को कहा था। लेकिन कनिका के ये सारे बहाने अब कहाँ काम आने वाले थे। तभी ओमवती कहती है, बड़ी बहू, एक बात तो बताओ, हफ्तों से बिस्तर पर पड़ा मरीज जिससे अपने लिए चाय तक बनाने की हिम्मत ना हो, वो शॉपिंग के नाम पर एक ही झटके में कैसे उठकर भाग सकता है? अब बस बंद करो अपने ये बहाने बनाना। अपनी सास और देवरानी की शराफत का बहुत फायदा उठा लिया है तुमने। अब से हर सर्दियों में पानी का सारा काम तुम करोगी और सूखा काम अर्चना करेगी। यही तुम्हारी काम चोरी की सजा है। ये हुई ना बात, जैसी करनी वैसी। अपनी सास से ये सब बातें सुनकर कनिका का चेहरा मुरझा जाता है, तो वहीं अर्चना खुशी से झूम उठती है। और इसके बाद तो हर सर्दियों में पानी वाला सारा काम कनिका करती, जबकि अर्चना सूखा काम ही करती।